हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन 437, जो कि हम चैप्टर 33 में सेक्शन 436 तक डिस्कस कर चुके हैं, 436A भी। ठीक है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के CRPC की, उसमें आप हमारी सभी वीडियोज़ दे सकते हैं सीरीज़ वाइज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास CRPC का बेरेक्ट ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे और इससे आपकी बेरेक्ट लैंग्वेज क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 437 किस बारे में बात करता है ये, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको आप बेरेक्ट लैंग्वेज के जो लैंग्वेज है उसमें बेरेक्ट वाइज इसको मेरे साथ रीड कीजिएगा। ठीक है, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब कि इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात की गई है। अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करता है तो उस केस में उसकी बेल कैसे ली जाएगी? ठीक है, अगर वो नॉन बेलेबल है तो इसमें कंडीशन इम्पोज कर सकती है कोर्ट। जो भी है इसमें प्रोविजन बताए गए हैं। फर्स्ट क्लोज है वो बताता है व्हेन एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ the commission of any non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or is brought before a court other than the high court or court of session, he may be released on bail। मतलब कि जो फर्स्ट क्लोज है वो ये बात करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन सस्पेक्टेड है या फिर उसने कोई कमिट किया है कोई ऑफेंस नॉन बेलेबल, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद, या फिर डिटेन कर लिया जाता है विदाउट वारंट, मतलब कि उसके अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, और इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अगर उनको अपीयर होता है, जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का वो भी। ठीक है, और उसको फिर उसके बाद कहाँ लाया जाता है? कोर्ट में, बिफोर ए कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। यहाँ पर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की बात नहीं की गई है। अगर उसको अपीयर किया जाता है किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, जो कि कोर्ट ऑफ सेशन की सबऑर्डिनेट है, ठीक है, ही में बी रिलीज ऑन बेल, तो उस केस में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो रिलीज कर सकती है बेल पर। किन केसेस में? जो आगे हम जानेंगे उन केसेस में। क्लोज फर्स्ट, ठीक है, वो कहता है सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज सो रिलीज इफ देयर अपीयर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मतलब कि जो पर्सन है, ठीक है, शैल नॉट बी रिलीज इफ देयर अपीयर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग, अगर वो रीजनेबली ग्राउंड अगर बिलीव होता है किसको? जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, जो कोर्ट ऑफ सेशन के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, अगर उनको ये अपीयर होता है कि जो उसने वो ऑफेंस कमिट किया है वो पनिशेबल विद डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, जो उसने ऑफेंस कमिट किया है उसमें सजा है पनिशेबल विद डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो उस केस में उसको बेल नहीं मिलेगी। वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास पावर नहीं है बेल देने की। क्लोज सेकंड है फर्स्ट सबसेक्शन का, वो कहता है कि सच पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज इफ सच ऑफेंस इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years or more, or he had been previously convicted on 2 or more occasions of a cognizable offense punishable with imprisonment for 3 or more but not less than 7 years। मतलब कि जो सेकंड ऑप्शन बताता है इसमें क्लोज फर्स्ट का, ये कहता है कि अगर कोई पर्सन रिलीज़ किया गया था जो वो प्रीवियसली कन्विक्टेड था, मतलब कि उसको रिलीज़ नहीं किया जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस में। कब? अगर वो गिल्टी माना जाता है, प्रीवियसली वो कन्विक्टेड था, जो जिसमें उसको पनिशेबल विद डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years और मोर, जिसमें 7 साल से ऊपर की सज़ा थी, इसमें प्रीवियसली कन्विक्टेड था। ठीक है, तो उसको बेल नहीं मिलेगी। और ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड टू और मोर ओकेजन, या फिर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड था 2 से ज़्यादा बार ऑफेंस कमिट करने पर, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और मोर बट नॉट लेस देन 7 years। मतलब कि उसने 3 साल से ऊपर की जिसमें उसको सजा थी, उसने पहले 2 से ज़्यादा बार वो ओकेजनली कन्विक्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें सजा थी उसको 3 साल से ऊपर की और 7 साल से कम की। ठीक है, तो उसके इन केसेस में उसको बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से आपको याद हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेरेक्ट लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, उसके बेस पर आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, और जो इसमें प्रोवाइजो है, पहला प्रोवाइजो बताता है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में डायरेक्ट दैट अ पर्सन रेफर टू इन क्लोज फर्स्ट और क्लोज सेकंड बी रिलीज ऑन बेल इफ सच पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 16 years और इज ए वुमेन और सिक और इन्फर्म। मतलब कि जो पहला प्रोवाइजो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, जो अभी हमने क्लोज फर्स्ट और क्लोज सेकंड पढ़े हैं इसके सबसेक्शन फर्स्ट में। ठीक है, तो इसके अंडर
अगर उसको रिलीज़ करती है कोर्ट, तो ये देखिए कि वो जो पर्सन है जिसने ऑफेंस कमिट किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, ठीक है, जिसमें नॉन अवेलेबल है, तो वो अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स है, मतलब कि 16 साल से कम की एज का है, ठीक है। तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी, उसको रिलीज़ कर सकते हैं बेल पर। या फिर कोई वुमेन है, ठीक है, वुमेन को भी वो बेल पर रिलीज़ कर सकती है। या फिर वो सिक और इन्फर्म है, वो अक्यूज्ड पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया है। तो जो सिक और इन्फर्म का मतलब कि वो मेंटली कैपेबल नहीं है, या फिर वो फिजिकली उसको मतलब कि कुछ बीमारी है, ठीक है, तो उस केस में उसको रिलीज़ किया जा सकता है, ठीक है, बेल पर। और जो उसका नेक्स्ट प्रोवाइसो है, प्रोवाइसो बात करता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट में ऑल्सो डायरेक्ट दैट अ पर्सन रेफर टू इन क्लोज सेकंड बी रिलीज ऑन बेल इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज जस्ट एंड प्रॉपर सो टू डू एनी अदर स्पेशल रीजन। अगर कोर्ट डायरेक्ट उसको पर्सन को रिलीज करती है, ठीक है, ऑन बेल, जो क्लोज सेकंड हमने पढ़ा था, ठीक है, जो कि प्रीवियसली कन्विक्टेड था, पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर 70 और मोर, या फिर उसने 2 से ज़्यादा बार ऑफेंस कमिट किए थे जो कि कॉन्जेबल थे, ठीक है, जो कि पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 और मोर, मतलब कि 3 से ऊपर की सजा या फिर 7 साल से नीचे की सजा, 3 से और 7 साल के बीच में उसने 2 बार ऑफेंस कमिट किया है। तो उन केस में अगर कोर्ट उसको डायरेक्ट करती है बेल के लिए, रिलीज करती है, तो उस केस में कोर्ट स्पेशल रीजन देगी अपने, ठीक है, जो कि जस्ट एंड प्रॉपर होंगे, तभी जाकर उस कोर्ट क्या कर सकती है, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं रिलीज ऑन बेल। और जो थर्ड प्रोवाइसो है, थर्ड प्रोवाइसो बात करता है, प्रोवाइड दैट ऑल्सो दैट द मियर फैक्ट दैट एन अक्यूज्ड पर्सन मे बी रिक्वायर्ड फॉर बीइंग आइडेंटिफिकेशन बाय विटनेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन शैल नॉट बी सफिशिएंट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग टू बेल if he is otherwise entitled to be released on bail as given and undertaking that he shall comply with such direction as may be given by the court। मतलब कि जो थर्ड प्रोवाइसो सिंपली ये बात कर रहा है कि अगर एक्यूज पर्सन रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफिकेशन की जो बाय विटनेस होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो अगर वो नहीं दे पाता है प्रॉपरली, तो उन केस में वो सफिशिएंट ग्राउंड है कोर्ट के पास, वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं ग्रांट करने के लिए बेल को, ठीक है। और इफ अदरवाइज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल, और वो एंटाइटल्ड है रिलीज ऑन बेल बाद में, एंड गिव्स अंडरटेकिंग दैट ही शैल कंप्लाई विद सच डायरेक्शन, और वो अंडरटेकिंग करता है कि वो कंप्लाई करेगा डायरेक्शन, जो भी कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, तो उस केस में उसको बेल मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो आइडेंटिफिकेशन बाय विटनेस नहीं हो पाता प्रॉपर, जस्ट एंड प्रॉपर, तो उस केस में उसको कोर्ट के पास ग्राउंड है कि वो सफिशिएंटली उसकी बेल को रिफ्यूज़ कर सकती है, ठीक है। और जो फोर्थ प्रोवाइसो है, फोर्थ प्रोवाइसो बात करता है कि प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो पर्सन शैल इफ द ऑफेंस alleged to have been committed by him is punishable with death, imprisonment for life or imprisonment 70 or more be released on bail by the court under this subsection without giving an opportunity or ऑफ हियरिंग टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब कि उस पर्सन को बेल नहीं दी जा सकती कब, अगर वो एलिज्ड है, उसने ऑफेंस कमिट किया है जिसमें पनिशेबल है विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर या फिर मोर, मतलब कि 7 साल से ऊपर की सजा है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या फिर पनिशमेंट विद डेथ है। तो इस केस में उसको जब रिलीज़ किया जाएगा बेल पर बाय द कोर्ट अंडर दिस सबसेक्शन, ठीक है, इसी सबसेक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो अपॉर्चुनिटी देगी कोर्ट, किसको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। पहले उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हियरिंग की जाएगी, ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उसको बेल दी जाए या ना दी जाए, तब जाकर कोर्ट उसके बाद उसको ग्रांट करती है बेल, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हियरिंग के बाद उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। वो ये फर्स्ट क्लोज था, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड क्लोज में। इफ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर और कोर्ट एट एन स्टेज ऑफ द इंक्वायरी, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन एज द केस में बी that there are not reasonable ground for believing that the accused has committed a non-bailable offense। मतलब कि अगर ऑफिसर या कोर्ट को किसी भी स्टेज पर यह लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन, जो इंक्वायरी, जो ट्रायल है, उसके बेस पर किसी भी स्टेज में एज द केस में भी दैट देर आर नॉट रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर कोर्ट को, ऑफिसर को ये लगता है कि जो ये पर्सन है, जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, कि ये बिलीव नहीं होता है कि उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, उस अक्यूज्ड पर्सन ने, तो उस केस में क्या होगा, बट दैट आर सफिशिएंट ग्राउंड फॉर फर्दर इंक्वायरी इनटू हिज गिल्ट। लेकिन अगर वो फर्दर गिल्ट पाया जाता है, ठीक है, सफिशिएंट ग्राउंड मिल जाते हैं कि वो गिल्टी है, ठीक है, इंक्वायरी के दौरान, द अक्यूज्ड शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सबसेक्शन 446 एंड पेंडिंग सच इंक्वायरी बी रिलीज ऑन बेल। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट को या फिर ऑफिसर को, कि जो उसने ऑफेंस कमिट किया वो नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट नहीं किया है, अगर किसकी, कौन सी स्टेज पर, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल की स्टेज पर, ठीक है, तो उस केस में उसको बेल पर रिलीज़ कर देगी कोर्ट,
ठीक है। लेकिन अगर वो फर्दर इंक्वायरी में गिल्टी पाया जाता है तो उस केस में उसकी जो बेल थी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको कस्टडी में लिया जाएगा बाद में। और एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ सच ऑफिसर ऑफ कोर्ट, मतलब कि डिस्क्रिप्शन पावर है ऑफिसर ऑफ कोर्ट के पास ऑन द एक्शन ऑफ बॉन्ड विदाउट श्योरिटी फॉर एज हरिन प्रोवाइडेड हरिन आफ्टर, मतलब कि वो एग्जीक्यूट करेगी बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज़, मतलब कि उसमें विदाउट श्योरिटीज़ वो दे सकता है अपीयरेंस, मतलब कि वो जिस डेट को फिक्स की गई है उस डेट को अपीयर हो, ठीक है। तो अगर वो डायरेक्शन फॉलो नहीं करेगा तो उस केस में उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। या फिर वो फर्दर इंक्वायरी में गिल्टी पाया जाता है, सफिशिएंट जो ग्राउंड मिल जाती है उसके अगेंस्ट, तो उस केस में उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि उसको अरेस्ट कर लिया जाए, पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दी जाएगी फिर, ठीक है। तो ये सेकंड क्लोज था। और जो थर्ड क्लोज है, व्हेन ए पर्सन अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ द कमिशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 7 years और मोर, और ऑफ एन ऑफेंस अंडर चैप्टर 6, चैप्टर 16 और चैप्टर 17 ऑफ द IPC or abatement of conspiracy or attempt to commit any such offence is released on bail under subsection 1, the court shall impose the condition। मतलब कि जो थर्ड क्लोज है, थर्ड क्लोज ये बात बताने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई पर्सन एक्यूज्ड है, ठीक है, और वो सस्पेक्टेड है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जिसने ऑफेंस कमिट किया है जिसमें पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 7 years और मोर, जिसमें उसको 7 साल से ऊपर की सजा है, ठीक है, जो उसने ऑफेंस कमिट किया है अंडर चैप्टर 16, मतलब कि जो चैप्टर 6 है जो कि स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट होता है, जो चैप्टर 17 है जो कि अगेंस्ट दी स्टेट प्रॉपर्टी, मतलब कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो ऑफेंस कमिट होता है, वो जो चैप्टर 16 है जो कि ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट दी ह्यूमन बॉडी, जो कि ये 3 चैप्टर है IPC में, इनके अंडर अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा है, ठीक है, और वो सस्पेक्टेड है, तो उस केस में या फिर उसने अबेट करने की कोशिश की है, या फिर उसने कॉन्स्पिरेसी की है, या फिर उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है उस ऑफेंस को, इज रिलीज ऑन बेल, तो उसको बेल पर रिलीज़ किया जा सकता है, लेकिन उसमें कोर्ट की कंडीशन इम्पोज की होगी, ठीक है, उसमें कंडीशन इम्पोज की हुई होगी कोर्ट ने, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या होगी, आगे इसमें ABC पॉइंट बताए गए हैं जो सब क्लोजेज में बताए गए हैं। जो A पॉइंट बताता है दैट सच पर्सन शैल अटेंड इन अकॉर्डिंग विद द कंडीशन ऑफ बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर, मतलब कि उस पर्सन को अटेंड होना होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो भी कंडीशन रखी गई है बॉन्ड में, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूट किया गया था इस चैप्टर के अंडर, तो वो उसको फॉलो करेगा, ठीक है। और जो B पॉइंट है दैट सच पर्सन शैल नॉट कमिट एन ऑफेंस सिमिलर टू द ऑफेंस ऑफ विच ही इज एक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ विच ही इज सस्पेक्टेड, मतलब कि अगर वो पर्सन, मतलब कि वो सिमिलर जो उसने ऑफेंस कमिट किया है, जो भी मैंने आपको बताया चैप्टर 6, चैप्टर 16, चैप्टर 17 IPC के, जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा है, अगर इसमें दोबारा से वो ऑफेंस में नहीं पाया जाता है, ठीक है, या फिर वो मिलता है उसमें, तो उस केस में उसको दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, अगर वो सिमिलर ऑफेंस में दोबारा करते हुए कमिट पाया गया या फिर सस्पेक्टेड पाया गया, ठीक है, तो उस केस में उसको दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाएगा। और जो C पॉइंट है दैट सच पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एन इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रोमिस टू एनी पर्सन एक्वांटेड विद द फैक्ट ऑफ द केस सो एज टू डिस्सूड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स टू दी कोर्ट और टू एनी पुलिस ऑफिसर और टैम्पर विद द एविडेंस, मतलब कि उस पर्सन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में ये कहा जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर कंडीशन रखी गई है कि आप किसी को इंड्यूस नहीं करेंगे, थ्रेट नहीं करेंगे, या फिर किसी पर्सन को प्रोमिस नहीं करेंगे कि आप उस जो वो उसके इसके फैक्ट्स है जिसको वो जानता है कोई पर्सन, तो उसको डिस्क्लोज करने से नहीं रोकेंगे कोर्ट में, या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को वो डिस्क्लोज करने से फैक्ट्स के जो केस के फैक्ट्स है जो उसके अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है, तो उसको डिस्क्लोज करने से उनको नहीं रोकेगा, ना ही प्रोमिस करेगा, ना ही थ्रेट करेगा, ना ही इंड्यूस करेगा उनको, और ना ही टेम्पर करेगा एविडेंस से, ठीक है। तो ये कंडीशन इम्पोज की जाती है बाय द कोर्ट, तो उस केस में वो उनको फॉलो करेगा, ठीक है। एंड मे ऑल्सो इम्पोज, मतलब कि और कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है, वो एनी अदर कंडीशन भी उसमें इम्पोज कर सकती है जो कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सच अदर कंडीशन एज इट कंसिडर्स नेसेसरी, जो भी कंडीशन नेसेसरी है वो उसके ऊपर लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये थर्ड क्लोज था। और जो अब हम आते हैं फोर्थ क्लोज में, फोर्थ क्लोज बात करता है एन ऑफिसर और ए कोर्ट रिलीज एनी पर्सन ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 shall record in writing his or its forwarding,
मतलब कि जो ऑफिसर है और जो कोर्ट है वो उस पर्सन को बेल पर रिलीज करेगी, जो कि हमने अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अंदर पढ़े हैं, ठीक है। और अगर वो रिलीज करती है तो वो रिकॉर्ड करेगी इन राइटिंग अपने स्पेशल रीजंस, मतलब कि उसमें स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करेगी कि उनको किस बेस पर रिलीज किया गया है, ठीक है, जो अंडर सबसेक्शन 1 और 2 के अंदर हमने अभी पढ़े हैं। और जो 5th क्लोज है, एनी कोर्ट विच हैज रिलीज ए पर्सन ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 मे इफ इट कंसीडर्स इट नेसेसरी सो टू डू डायरेक्ट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू कस्टडी। मतलब कि अगर कोर्ट किसी पर्सन को रिलीज करती है बेल पर अंडर सबसेक्शन 1 और 2 के अकॉर्डिंग, जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं 1 और 2 सबसेक्शन, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन को रिलीज किया जाता है और बाद में कंसीडर होता है कोर्ट को और ये वो नेसेसरी है कि डायरेक्शन दी जाए उस पर्सन के अगेंस्ट कि उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए और कमिट कर दिया जाए कस्टडी में, कमिट हिम टू कस्टडी, तो कोर्ट के पास ये पावर है, वो डायरेक्शन दे सकती है पुलिस ऑफिसर की उसको अरेस्ट करने के लिए, उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। और जो 6th क्लोज है, इफ इन एनी केस ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट द ट्रायल ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस इज नॉट कंक्लूडेड विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द फर्स्ट डेट फिक्स्ड फॉर टेकिंग एविडेंस इन द केस, such person shall, if he is in custody during the whole of the said period, be released on bail to the satisfaction of the magistrate unless for reason to be recorded in writing magistrate otherwise directs। मतलब कि जो ट्रायल है, जो ट्रायल चल रहा है किसी केस का मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, और जो ट्रायल है वो पर्सन का जो कि उस पर्सन के अगेंस्ट चल रहा है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में चल रहा है, जो उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया था इज नॉट, और वो जो ट्रायल चल रहा था, ठीक है, तो ट्रायल चलने जिस दिन वो ट्रायल स्टार्ट हुआ था उसके विद इन 60 days, जब उसकी फर्स्ट फिक्स्ड जो फिक्स किया गई थी डेट फर्स्ट, उसके बाद से 60 डेज के अंदर वो ट्रायल कंक्लूड नहीं होता है, तो उस केस में सच पर्सन सेल इफ इज इन कस्टडी ड्यूरिंग द होल ऑफ द सेट पीरियड, जो उसको कस्टडी में रखा गया है होल ऑफ द सेट पीरियड, तो उस केस में उसको बेल पर रिलीज किया जाएगा टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट। अगर सेटिस्फाई होता है मजिस्ट्रेट उन केसेस में, तो सेटिस्फैक्शन होने के बाद मजिस्ट्रेट के उसके बाद अगर 60 डेज के अंदर वो कंक्लूड नहीं होता ट्रायल उस पर्सन के अगेंस्ट, तो उसको बेल पर रिलीज़ किया जाएगा, ठीक है। लेकिन मजिस्ट्रेट अगर उसको रिलीज़ नहीं करता है तो उसमें वो रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग अपने रीजंस कि उसको रिलीज़ क्यों नहीं किया गया, ठीक है, या फिर मजिस्ट्रेट उसमें अदरवाइज डायरेक्शन दे सकता है। तो ये 6th क्लोज था। और जो 7th क्लोज है, इफ़ एट एनी टाइम after the conclusion of the trial of a person accused of a non bailable offence and before judgment is delivered, मतलब कि जो ट्रायल चल रहा है किसी एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट नॉन बेलेबल ऑफेंस में, जो उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया था, एंड बिफोर जजमेंट इज डिलीवर्ड, मतलब कि जजमेंट डिलीवर होने से पहले जो ट्रायल चल रहा है, द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिंग दैट एक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी सच ऑफेंस। अगर जो ट्रायल पूरा कंक्लूजन हो गया, कंक्लूजन पर आ गया ट्रायल, उसके बाद जजमेंट डिलीवर नहीं हुआ, जजमेंट डिलीवर होने से पहले अगर कोर्ट को ये ओपिनियन होता है उसके पास ये रीजनेबल ग्राउंड है और उसको बिलीव होता है कोर्ट को कि जो अक्यूज पर्सन है वो गिल्टी नहीं है उस ऑफेंस में, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, इट से रिलीज द अक्यूज, तो उस अक्यूज पर्सन को रिलीज किया जाएगा अगर वो कस्टडी में है तो, ठीक है। ऑन द एग्जीक्यूशन बाय हिम ऑफ ए बॉन्ड विदाउट श्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस टू हियर जजमेंट डिलीवर्ड, तो उन केस में एग्जीक्यूट करेगी बॉन्ड, विदाउट श्योरिटीज भी कर सकती है कोर्ट या फिर विद श्योरिटीज भी कह सकती है कोर्ट, ठीक है, फॉर हिज अपीयरेंस टू हियर जजमेंट डिलीवर्ड, जब भी वो डिलीवर करेगा जजमेंट कोर्ट, तो उसके जो वो डेट फिक्स की गई है फॉर द जजमेंट, तो वो अपीयर हो फॉर द हियरिंग, ताकि वो अपनी जजमेंट को हियर कर सके, सुन सके, ठीक है। तो ये हमारा 437 सेक्शन था जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल ली जाएगी, तो वो कैसे ली जाएगी, ठीक है, इसका पूरा प्रोसीजर 437 में बताया गया है नॉन बेलेबल ऑफेंस में। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, ओके।